गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। भैया अगर आप एक यूनाइटेड फैन हो तो आपकी रात कल इतनी बेहतरीन गुजरी होगी, आपको इतनी सुकून की नींद आई होगी जो शायद आपने पिछले 5 हफ्तों में कभी महसूस नहीं की होगी। मैं कल सुसाइड करने के पूरे बंदोबस्त करे बैठा था, मतलब जान देने के लिए तैयार था। सस्ता सा मैंने साबुन खरीद रखा था, एक्सपायर्ड मैंने बोरो प्लस ले रखी थी, एक्सपायर्ड मैंने यहाँ पर लिप बाम ले रखा था, जिसके सहारे मैं पूरा कोशिश में था कि अगर हारे हम तो हम कर लेंगे भाई अपने जीवन ख़त्म। और मैंने यहाँ पर ऑल आउट की जो डिब्बी है वो भी रख रखी थी। लेकिन स्कॉट मैकटोमिने ने कल मन बना रखा था कि भाई नहीं, ऐसे कैसे मर जाने दूंगा, 1 MUFC का कंटेंट रुकने नहीं दूंगा मैं। और भाई थैंक्स टू स्कॉट मैकटोमिने, 90 मिनट की गंदी फुटबॉल खेलने के बावजूद यहाँ पर कल ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इंजरी टाइम में 2 गोल स्कोर करके मैच में 3 पॉइंट निकाल के ले जा रही है। और इंटरनेशनल ब्रेक में जाते में ये एक विनिंग मोमेंटम के साथ जा रहे हैं। मतलब कल हालत इतनी खराब थी कि मैच से पहले खबर आती है कि राफेल वरान को वापस से इंजरी हो गई और वो मैच से बाहर हो गए। शुरुआत क्योंकि आपको यहाँ पर टीम सिलेक्शन से ही करनी पड़ेगी। अब देखो बात ऐसी है कि हम आप हर एक यूनाइटेड फैन अभी एक ही सवाल पूछ रहा है कि गर्नाचो को और क्या करना पड़ेगा कि वो रैशफोर्ड को बेंच करके खुद स्टार्ट करे। अब यहाँ पर एरिक टेन हैग को सब दिख रहा है, सब कुछ सबकी आंखों के सामने है। रैशफोर्ड बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव है। अगर आप अप्रोच देखोगे गेम में तो वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव है। हर बार जब भी गर्नाचो के पैर पे बॉल गिरती है ना, एक उम्मीद जगती है कि भाई कुछ हो जाएगा। बट रैशफोर्ड के पास जब बॉल जा रही है, आप हर बार ये बात नहीं कह सकते। हर बार क्या, अब मेजोरिटी टाइम्स यहाँ पर यही सोच के बैठ जाते हो भाई कुछ नहीं करेगा, कट इन करेगा, या तो शॉट ले लेगा या फिर ये साइडवेज पास कर देगा। बाकी इसके अभी करेंट रन ऑफ फॉर्म को देखकर लग नहीं रहा ये कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा। अदरवाइज हमने टीम सिलेक्शन देखा तो उसमें हमने देखा कि भाई लिंडलॉफ वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, डेलो ऑब्वियस सी बात है इकलौता आपके पास राइट बैक बचा है तो आप उसको वहीं यूज़ करोगे। और आपने जॉनी इवांस को भी स्टार्ट दे दिया और हैरी मैग्वायर को भी स्टार्ट दे दिया। सवाल ये था कि खुदा ना खास्ता अगर गलती से कोई इंजरी हो जाती है तो यूनाइटेड किस तरीके से गेम चेंज करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए हमारे पास बेंच पर तो कोई डिफेंडर बचा ही नहीं, क्योंकि हमने तीनों मेन डिफेंडर अपने स्टार्ट करा दिए। अब आमराबाद को आपने सारे मैचेस में यहाँ पर देखा कि लेफ्ट बैक के तौर पे यूज़ किया गया, और आज के मैच में आपने देखा कि उनको डिफेंसिव मिडफील्ड में डाला गया। मैंने एरिक टेन हैग के एंड से कभी भी इतनी अल्ट्रा डिफेंसिव जो आपकी रहती है ना सिलेक्शन, वो नहीं देखी कि आपने बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट वाली टीम यहाँ पर बैठा रखी है। क्योंकि आपने 3 मेन सेंटर बैक भी बैकलाइन में खिला दिए, आपने 2 होल्डिंग मिडफील्डर भी खिला दिए, प्लस आपने एक आउट एंड आउट राइट विंगर नहीं खिलाया, आपने यहाँ पर वापस से एक मिडफील्डर को ही मेक शिफ्ट रोल में राइट विंग पर डाल दिया। तो टीम जब देखी थी घबराहट तो बहुत हो रही थी और गोटे बहुत सूखे हुए थे, और अल्टीमेटली आंद्रे ओनाना की एक बार फिर गलती हमारे सबके सामने आई। अब देखो कल टेन हैग से पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने कैसेमीरो को क्यों टेक ऑफ किया, मतलब आपने क्यों टेक ऑफ मतलब आपने क्यों सब्स्टिट्यूट आउट किया। तो उनका कहना यह था कि मैं ज़्यादा फुटबॉल देखना चाहता था। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो टेन हैग का वो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेंस बनाता था, बिकॉज कैसेमीरो कल बहुत ही ज़्यादा ऑफ लग रहे थे। और यहाँ पर कैसेमीरो के साथ इस सीज़न के अंदर ये दिक्कत चलती आ रही है कि कैसेमीरो ऑल्टरनेट मैच डेज में अच्छे दिख रहे हैं। अब कैसेमीरो इज़ आर हाईएस्ट गोल स्कोरर इस सीज़न के अंदर, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर कैसेमीरो की जो अल्टीमेट ड्यूटी है डिफेंसिव वर्क रेट प्रोवाइड करने की, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की, जो लास्ट ईयर कैसेमीरो ने बखूबी तौर पर निभाई थी, वो इस सीज़न में आते आते कहीं ना कहीं कैसेमीरो के एंड से मिस हो रही है। और कल वो एक वही मेन रीज़न था क्यों कैसेमीरो को सब्स्टिट्यूट किया गया और यहाँ पर एरिक्सन को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो एरिक्सन के आने के बाद भी हमारा बॉल प्रोग्रेशन हुआ या फिर हमारा चांसेस क्रिएशन जो था वो खासा इंप्रूव हुआ नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे थे लगातार बॉल एक ही तरह मतलब मूव कर रही थी। बॉल मिडफील्ड तक आती थी, साइडवेज पासिंग होती थी, और उसके बाद फ्लैंक से हम बार बार जो है वो क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहे थे। हमने कभी भी ये ट्राई नहीं किया कि हम एक बेटर लिंकअप प्ले बनाकर बाइसेक्ट करें यहाँ पर इनकी जो मिडफील्ड है उसको, और उसके बाद हम थ्रू द लाइन खेलें और ब्रेंटफोर्ड के डिफेंस को ब्रीच करें। हम हर बार एक ही चीज़ कर रहे थे, और जब भी हम बिटवीन द लाइन्स खेलने की कोशिश करते थे तो वन टच पासिंग के चलते हम पोजीशन लूज कर रहे थे। फर्स्ट हाफ में तो एक ही अप्रोच था, ओनाना बॉल मिलती थी, ओनाना वॉज गोइंग फॉर द लॉन्ग बॉल्स, और यहाँ पर किसी भी तौर पर आप डिफरेंस नहीं बता सकते थे कि लास्ट ईयर जो डेविड डेहा के साथ हम फुटबॉल खेल रहे थे या फिर एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर ओनाना को लाने के बाद जब हम फर्स्ट हाफ में जो फुटबॉल खेल रहे थे। अब देखो यहाँ पर बात आएगी पॉजिटिव्स की, तो सब्स्टिट्यूशंस जो थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे। अगर आप मैकटोमिने की बात करो काफ़ी पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन था, आप एरिक्सन की बात करो बहुत पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन था। यहाँ पर अगर आप बात करो गर्नाचो की, आई थिंक वो
इम्पैक्ट वाइज भले ही आपको इतना ना दिखाओ बिकॉज स्कॉट मैकटोमिने ने ओवर पावर कर गया उसके सब्स्टिट्यूशन को, बट यहाँ पर अगर आप इम्पैक्ट वाइज वैसे बात करोगे लॉजिकल बेसिस पे, आई थिंक गर्नाचो के आने से हमारी जो लेफ्ट फ्लैंक बिल्कुल डेड थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव दिखने लगी और वहाँ से हमारा गेम जो है वो बनने लगा। इवन मैं बोलूँगा कि एंटनी आया, एंटनी को ओल्ड ट्रैफर्ड के क्राउड ने थोड़ा बहुत बू वगैरह किया, मतलब जो अवे सेक्शन के फैंस थे वो कर ही रहे थे बू, और डेफिनेटली जो आपके ज़्यादा मोरल पुलिसिंग वाले जो फैंस होते हैं वो कर रहे थे बू, जबकि एंटनी को क्लीन चिट मिल चुकी है, उस केस में पार्शियल क्लीन चिट मिल चुकी है। तो यहाँ पर एंटनी की परफॉर्मेंस भी थोड़ी बैलेंस थी यहाँ पर आने के बाद। हाँ, एक दो इंस्टेंसेस थे जहाँ पर एंटनी ने मतलब पोजीशन लूज़ किया, या फिर अगर आप बात करो शॉट्स जो थे उनके बहुत एवरेज थे, क्रॉसेस उनके बहुत एवरेज थे। यूनाइटेड आप और मैं सब जानते हैं कि कल की परफॉर्मेंस के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा फुटबॉल खेल के जीती है। इट वाज जस्ट डाउन टू दोज 2 मोमेंट्स जहाँ पर हमने कैपिटलाइज कर लिया उन मोमेंट्स पे, एंड स्कॉट मैकटोमिने ने उनको जो चांसेस मिले उन पर कन्वर्ट करके यहाँ पर 3 पॉइंट दिलवा दिए। इट वॉज अ ग्रेट ट्रिब्यूट द मैनर इन विच वी वॉन। फर्गी टाइम में सर एलेक्स फर्ग्यूसन की वाइफ को हमने एक परफेक्ट ट्रिब्यूट देकर भाई इस दुनिया से अलविदा कहा, और डेफिनेटली एक स्कॉटिश प्लेयर ने एक स्कॉटिश मैनेजर को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया है उनके इतने बड़े लॉस पर। आई थिंक वैसे अगर देखा जाएगा एक बहुत परफेक्ट स्टोरी लाइन है, लेकिन ये विक्ट्री एरिक टेन हैग के लिए, ये विक्ट्री फैन बेस के लिए और ये विक्ट्री इन प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अगर कल का मैच हम हार जाते, और मैं कह रहा हूँ अगर हम हारते भी नहीं ना, अगर हम ड्रॉ भी कर लेते, पहली बात तो ड्रॉ करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था, 90+3 पर जाकर हमने इक्वलाइजर स्कोर किया, तो अगर कल ये ड्रॉ ना आता या कल जो विक्ट्री आई है वो ना आई हुई होती तो फैन बेस का जो कॉन्फिडेंस है वो एरिक टेन हैग पे बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता। अब यहाँ पर ये विक्ट्री जो है, टेन हैग ने भी पोस्ट मैच में बोला है कि अगर यहाँ से हम अपना सीजन स्टार्ट कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस गेम के बाद सबका कॉन्फिडेंस आई। एक देखो, जब आप ऐसी विक्ट्रीज निकालते हो ना जहाँ पर आपने अच्छा नहीं खेला लेकिन फिर भी आप इंजरी टाइम में जाकर मैचेस जीत रहे हो, वहाँ से एक मेंटालिटी शिफ्ट आता है, वहाँ से एक अलग मोमेंटम आता है। आपको याद होगा लास्ट ईयर लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल का जो गेम था उसमें लिवरपूल 2-0 डाउन थी फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में आकर उन्होंने एक अलग ही ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेली और वो मैच उन्होंने ड्रॉ करवा दिया आर्सेनल के अगेंस्ट, जबकि आर्सेनल पूरी कॉन्फिडेंट थी और हर कोई कॉन्फिडेंट था कि यहाँ से लिवरपूल मैच में कमबैक नहीं कर सकती। और अगर आप यहाँ पर देखोगे अभी जो आपका ब्राइटन वाला गेम आया चेल्सी के लिए, अभी जो 3 मैच पहले उनका EFL कप वाला गेम था उसमें चेल्सी ने जब ब्राइटन को हराया तो उसके बाद उन्होंने अपने दोनों लगातार फिक्चर्स जीते प्रीमियर लीग के, फुलम को हराकर और कल उन्होंने यहाँ पर बर्नली को 4-1 हराया। और परफॉर्मेंसेज में आपके इंप्रूवमेंट देखने लगता है जब आपकी टीम इस तरह के कैरेक्टर विन निकालती है ना। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि फुटबॉल चाहे जैसी भी रही हो, बट आपने कैरेक्टर शो करके विक्ट्री निकाली इंजरी टाइम में जब आप गेम में बिल्कुल डाउन एंड आउट थे। तो यहाँ से चेल्सी को एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप लास्ट ईयर की लिवरपूल को एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि कैसे उन्होंने उस ड्रॉ के बाद अपना सीजन डिरेल होने से बचाया था और वो वापस से मोमेंटम गेन कर गया था, और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शायद यूनाइटेड या न्यूकासल में से कोई टॉप 4 के बाहर चला जाएगा लास्ट ईयर और लिवरपूल वापस अपने टॉप 4 में जगह बना लेगी। यूनाइटेड को अब यहाँ से बिल्कुल फोकस्ड होकर अपनी फुटबॉल खेलनी है। अच्छी बात यह कि ये इंटरनेशनल ब्रेक एक ऐसे टाइम पर आए जहाँ पर हमारे प्लेयर्स जो है वो वापसी अब कर सकते हैं। राफेल वरान को टाइम मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज राफेल वरान इंटरनेशनल ब्रेक में जाएंगे नहीं क्योंकि वो इंटरनेशनल फुटबॉल से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। आपके कोबी मेनो वापस आने वाले हैं, आपके रेगियन वापस आ जाएंगे, एंड होपफुली हमें तब तक शायद यहाँ पर टायल मलासिया को भी देखने का मौका मिले। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो रिकवरी डेट्स हैं आपके वैन बिसाका की, या फिर आप बात करो यहाँ पर आपके लूक शॉ की, वो भी नज़दीक आ जाएंगी। तो यूनाइटेड के लिए जो इंजरी मतलब अभी जो आपका इंटरनेशनल ब्रेक आया, ये इंजरी रिवाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर अगर आप बात करोगे हमारे कॉन्फिडेंस की, तो डिएगो डेलो अगेन देखो बात वही आती है कि आपका बैक 4 में जो भी ऑप्शंस थे आज के गेम में उसमें आपको हैरी मैगवायर की खासी तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज हैरी मैगवायर हैज़ गॉन थ्रू सम सीरियस शिट। हमने बहुत ट्रोल किया हैरी मैगवायर को, हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उस बंदे ने जिस तरह से कल भाई टीम को मैनेज किया है, एंड ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। आप अगर बात करोगे ना पूरी मिडफील्ड की और पूरे बैकलाइन की, ही वॉज द ओनली प्लेयर जिसने हमें मैच में बना के रखा, बिकॉज अहमदाबाद वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। यहाँ पर अगर आप बात करोगे ब्रूनो, तो आई फील कि ब्रूनो को एक मैच के लिए हमें बेंच करना पड़ेगा। या तो आप ये बोलोगे ब्रूनो ओवर यूज हो चुका है, या फिर आप ये बोलोगे ब्रूनो थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन दिख रही है उसके गेम प्ले में, और क्योंकि मेसन माउंट अभी बेहतर खेल रहे तो मेसन माउंट को नंबर 10 पर यूज़ करना ज़्यादा सेंस बनाएगा। अब देखो यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात यह कि हमने प्लेयर्स को कर दिया कंप्लीसेंट। हम प्लेयर्स को एवरेज परफॉर्मेंसेस के बाद भी ड्रॉप नहीं करते। ओनाना को इस वक्त पे ड्रॉप करना, अगर मैं बताऊं
एक मैच के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट फील्स लाइक, अब देखो यहाँ से आप एक कीपर को कॉन्फिडेंस भी दे सकते हो लगातार यूज़ करके, या फिर आप उसको ये भी फील करा सकते हो कि तू कितना भी एवरेज खेलेगा फिर भी हम तुझे ही खिलाएंगे। अगर टेन हैग का अप्रोच ये है कि भाई इंटरनेशनल ब्रेक में ओनाना को रोके एंड ओनाना के साथ यहाँ पर मिलकर इंटरनेशनल ब्रेक में काम किया जाए एंड उनकी जो भी दिक्कतें हैं भाई उनको सॉल्व किया जाए, साइकोलॉजिकल बेसिस पर जो भी एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है वो दूर किया जाए, या फिर आप बाइंदर को अगले मैच में स्टार्ट देकर यहाँ पर एक कंपटीशन रेस करो और आंद्रे ओनाना को ये रियलाइज़ कराओ कि भाई अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी टीम में जगह है वो जो गारंटेड नहीं है। क्योंकि अब आप यहाँ पर देखो हमारे पास बैकअप के तौर पर सेंटर बैक नहीं है, तो अगर यहाँ से किसी को भी खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाती आज के मैच में, चाहे वो लिंडोलॉफ होते, चाहे वो मैग्वायर होते, चाहे वो हमारे बुढ़ाऊ चाचा इवांस होते, और इवांस की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। जॉनी इवांस एट दिस एज एज वेल ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल, चाहे आप बर्नली वाले गेम की बात करो, चाहे आप इस गेम की बात करो। और देखो जब मैनेजर के आप प्लान्स में नहीं हो और जब आप आकर इस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर कर जाओ भाई, तो आपकी तारीफ करनी बनती, क्योंकि मैग्वायर और मैकटोमने वो दो प्लेयर थे जिनको एरिक टेन हैग खुद छोड़ना चाहते थे, इस क्लब से बाहर भेजना चाहते थे। हम सारा फैन बेस, हम पूरा फैन बेस भी इस बात के फेवर में था कि भाई अगर हम पैसा जनरेट कर पा रहे हैं मैग्वायर और मैकटोमने को निकाल कर, हमें डेफिनेटली करना चाहिए। और मैं तो 2 दिन पहले ये चीज़ बोल रहा था कि भाई मैकटोमने क्यों है क्लब में, क्योंकि मैकटोमने आपके अगर मैनेजर के प्लान्स में नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता। और यहाँ पर आप देखो भाई मैकटोमने ने पूरी काया पलट कर दी। वो वाली लाइन है ना कि भाई वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, तो कल वही वाला सीन था कि आप आए और आपने कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला मैच के ऊपर। लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है कि क्या इन विक्ट्रीज़ के बाद आप अगर अगले मैच में जाकर वापस से सेम गलतियां करोगे तो आप क्या ये रिजल्ट रेप्लिकेट कर पाओगे? तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगला गेम शेफील्ड से खेलना है और उसके बाद अगला गेम प्रीमियर लीग में खेलना है उनको मैनचेस्टर डार्बी, मैन सिटी के अगेंस्ट, जो कि अभी लगातार मैचेस में डोमिनेट करती हुई है। अगर आप वो एक वूल्स वाला गेम हटा दो तो आपको पता चल जाएगा भाई मैन सिटी हमारा अभी करंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पर क्या हाल करेगी। तो भाई टेन हैग को अपना ब्रांड ऑफ फुटबॉल चेंज करना पड़ेगा। आई फील कि यहाँ से एक चीज़ का सबक हमें मिला है कि रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेलो। आपको ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलनी नहीं आ पा रही है अभी, आप अगर रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेलोगे तो जाकर आप थोड़ा मोमेंटम गेन करोगे और फिर आप जाकर ना गियर अपना शिफ्ट कर सकते हो, तब आप एक अच्छी बेहतर फुटबॉलिंग टीम बनने के लिए ट्राई करो। बट अभी तो आपको रिजल्ट ग्राइंड करने हैं। अभी आप देखो चेल्सी ने शुरुआत में ब्राइटन के अगेंस्ट अच्छी फुटबॉल नहीं खेली, बट दे मेड श्योर कि उनको विक्ट्री मिले वहाँ पे। उसके बाद फुलम वाले गेम में आते में थोड़ा फुटबॉल इंप्रूव हुआ और कल के बर्नली वाले गेम में एक अलग डायमेंशन पे चेल्सी हमें खेलती दिखी। और चेल्सी के बारे में बात करना ज़रूरी है बिकॉज देखो चेल्सी और यूनाइटेड दोनों एक ही अभी तरह की ट्रैजेक्टरी पे चल रहे हैं, दोनों क्लब्स स्ट्रगल कर रहे हैं पॉइंट्स गेन करने में। लेकिन चेल्सी में और यूनाइटेड में एक जो मेजर डिफरेंस है वो है उनका डिफेंस। अगर आप चेल्सी के डिफेंस को देखोगे दे लुक्ड मोर ऑर्गेनाइज्ड इतने सारे गेम्स में जब वो पॉइंट्स नहीं भी जीत पा रहे थे। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड इवन आफ्टर स्कोरिंग गोल्स कभी आपको ऑर्गेनाइज डिफेंस नहीं दिखती है। हाँ ठीक है, इसमें आप ब्लेम करोगे भाई लीचा भी नहीं है, वरान भी नहीं, और वरान की इंजरीज जो हैं आई फील कि यूनाइटेड को विंटर मार्केट में जाकर एक नया सेंटर बैक लाना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे भी करके। और देखो चेल्सी ने यहाँ पर कोल पार्मर पे 45 मिलियन खर्च किया और कल कोल पार्मर ने भाई अपना गोल स्कोर किया चेल्सी के लिए पहला। एंड जब यंगस्टर्स गोल स्कोर करते हैं, जब यंगस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो भाई अच्छा लगता है। और मुद्रिक धीरे धीरे भाई फॉर्म में आ रहे हैं। मुद्रिक के लिए क्यों पैसा पे किया था चेल्सी ने, वो थोड़ा थोड़ा अब जस्टिफाई करने की कोशिश शुरू हो चुकी है यहाँ पर। स्टर्लिंग ऑन द अदर हैंड आई थिंक वापस से लूटन टाउन के बाद उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें कल देखने को मिली। डिफेंस भी काफ़ी सॉलिड था यहाँ पर, धीरे धीरे मिडफील्ड भी वर्क करती दिखाई दे रही है। पोचेटिनो फुटबॉल जो स्पर्स में एक टाइम पर खेला करती थी उनकी टीम, वो चेल्सी में अब यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट होती दिखेगी। और जैसे ही आपका एनकुंको और बाकी इंजर्ड प्लेयर्स वापस आएंगे भाई, चेल्सी को एक हम बेटर ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलता देख पाएंगे और एक स्टेबलाइज सिचुएशन यहाँ से बनती दिख रही है चेल्सी के लिए। अब अगला गेम उनका आर्सेनल से है, आर्सेनल वाले गेम में कॉन्फिडेंस लेकर जाएगी चेल्सी। और दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज़रूरी था कि इंटरनेशनल ब्रेक में ना वो पॉजिटिव नोट पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर यूनाइटेड पॉइंट्स ड्रॉप करके जाती तो लगातार 3 डिफीट्स हो जाती उनकी ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर ही, पहले क्रिस्टल पैलेस, फिर गलतासे, और फिर अगर आज हम यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड से आ जाते तो एक अलग से एक आप कैसे तो नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाती है। और आपने देखा कि जैसे ही वो गोल स्कोर हुआ पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड जो है वो मतलब आप कह सकते हो फट पड़ा। और ये चीज़ आपको तब देखने को मिलती है जब आपके प्लेयर्स जाकर कैरेक्टर शो करें। अब फैंस भी कैसे बैक कर लेंगे जब उनको दिख रहा है भाई प्लेयर्स ट्राई ही नहीं कर रहे। और सेम अभी चेल्सी के बारे में भी है। चेल्सी यहाँ पर इस विक्ट्री के बाद भाई बहुत कॉन्फिडेंस लेकर जाएगी अपने अगले फिक्चर में। एंड ओपोनेंट चाहे सामने कोई भी हो, लेकिन अगर टीम एक विनिंग मोमेंटम पे है ना तो अपने आप ब्रांड ऑफ फुटबॉल पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, कॉन्फिडेंस पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। और चेल्सी और यूनाइटेड दोनों ही फैन बेसेस को भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कल की
विक्ट्रीज के लिए, मोर टू यूनाइटेड फैंस, बिकॉज चेल्सी तो चलो पिछले 2 गेम्स जीत कर आ भी रही थी, हम तो यहाँ पर जीते ही नहीं थे पिछले 2 गेम्स में। तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक रेस्क्यू था हमारे लिए टास्क, जो हमने कल मैकटोमने और मैगवायर की हेल्प से पूरा किया। आपके एरिक टेन हैग को इस विक्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक में उनको प्लान करने का मौका मिलेगा, जब इंजरी से प्लेयर वापस आएंगे तो उनको अपनी एक अच्छी 11 सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। बट अगर आप वैसे बात करो, मोर देन आई वुड से कि मैं खुश कम हूँ, लेकिन मैं रिलीव्ड ज़्यादा हूँ कि यहाँ पर हमने एक और मैच में पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किए और जैसे ना तैसे करके हमने यहाँ पर निकाल ही लिया। बट आप लोग बताइए, आपके हिसाब से भाई कल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या वो गर्नाचो का इंट्रोडक्शन था? ऑब्वियसली बात है मैकटोमने का सब्स्टिट्यूशन आप सारे ही बोलोगे, बट आपके हिसाब से और क्या करना चाहिए गर्नाचो को फर्स्ट टीम में स्टार्ट करने के लिए? और आप अगर यहाँ पर राफेल वरान वापस आ जाते हैं तो राफेल वरान के अलॉन्ग साइड कौन से डिफेंडर को देखना चाहोगे, हैरी मैगवायर को या विक्टर लिंडलॉफ को? एंड आपको मिडफील्ड में क्या कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है वो भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चैनल पे नए हैं गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC। हमें इस महीने जो है वो 72 के आई वुड से हमें पूरे करने हैं और उसमें सिर्फ आप ही मदद करवा सकते हैं। पहले 69 के करेंगे, द होली नंबर, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, सायोनारा।